ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो गर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। ये तेरा घर ये मेरा घर, इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आपको पता है इस कार्यक्रम के जरिए हम मिलवाते हैं आपसे कुछ परिवारों को। जी हाँ, ऐसे परिवार जो संस्कार क्षम है, जो आदर्श है इस समाज के लिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलवा रहे हैं ऐसे ही एक परिवार को। जी हाँ, कामले परिवार। जी हाँ, मिलवाते हैं इस परिवार से। कार्यक्रम है ये तेरा घर ये मेरा घर। तो चले प्रवेश करते हैं इस घर के अंदर। आपके चहीते कार्यक्रम तेरा घर मेरा घर ने 50 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। यह है तेरा घर मेरा घर का 50वां महा एपिसोड कामले परिवार के घर में। यह आंगन है श्री राम जी कामले और जौहर कामले इनका। इस आंगन ने कई दीपों को जन्म दिया है, जैसे रक्षीत, हर्षदीप, रत्नदीप और संदीप। ये ऐसे दीप है जिन्होंने अपने आंगन को रोशन तो किया ही है, पर पूरे समाज के अंधियारों को दूर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। यह परिवार जो आदर्श परिवार की मिसाल कायम करता है, जो हर किसी को अपना अपना सा लगता है। जी हाँ, हम खड़े हैं कामले परिवार के इस दरवाजे के सामने। अंदर एक भरा पूरा परिवार है और जैसे कि बुद्ध ने कहा था, अत्त दीप भव स्वयं दीप हो। इस घर में सभी दीप है, चाहे फिर रत्नदीप हो, चाहे संदीप हो, चाहे स्वदीप हो, चाहे हर्षदीप हो। अरे मैं क्यों बता रहा हूँ भैया, आप खुद घर में जाइए और पहचान कर लीजिए कौन रहता है इस घर में। ये है इस परिवार के मुखिया श्री राम जी कामले, श्री राम गणपत कामले। भंडारा के एक छोटे से घर में जन्म हुआ, पर इरादे बड़े थे, इसलिए गांव छोड़कर शहर में आकर बस गए। स्नातक होने के पश्चात प्राइमरी टीचर के रूप में बच्चों को शिक्षा और संस्कार देने का काम किया। इसी दौरान किताबें पढ़ना और वर्तमान पत्रों में अंक कोड़े और अक्षर कोड़ों का छंद इनसे जुड़ गया। गणित में भी रुचि रखते हैं। अपने उम्र के 57 वर्ष में भी अपने छंदों के साथ जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं श्री राम जी कामले। न बादलों की छाँव में, न चांदनी के गाँव में। यह है कामले परिवार की होम मिनिस्टर जौहर कामले। जौहर श्री राम कामले साक्षात ममता की मूर्ति, त्याग की प्रतिमा और संघर्ष की गाथा। उम्र 69 वर्ष। शिक्षा मैट्रिकुलेशन। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में रुचि रखती है। महिला अत्याचार समिति की अध्यक्षा। राज्य सरकार के महिला बाल कल्याण समिति नागपुर की सदस्य भी है। धार्मिक कार्यों में रुचि रखती है और यही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को भी दिए हैं। गाने गुनगुनाने का शौक है और बुद्ध के उपदेश मार्ग पर चलने का संकल्प कर उन आदर्शों पर चल रही है जौहर कामले। दलितांचा राजा भीमराव माझा,
दीन दुबळा ना झाला सावली, त्यानं माणसाला माणुसकी दावली. हो त्यानं माणसाला माणुसकी दावली. गुरढोर पाणी पिती दलित राही दूर, कंठ त्याचा कोरडानी डोळ्यामध्ये पूर. पाहुनिया मन त्यांचं भीम हो अधीर, पाहुनिया मन त्यांचं भीम हो अधीर. खुल केलं महाळचं तळ चवदार, असं दलितांना दिलं पाणी ओंजळी. त्यानं माणसाला माणुसकी दावली. हो त्यानं माणसाला माणुसकी दावली. हो त्यानं माणसाला माणुसकी दावली. इस परिवार के सबसे बड़े पुत्र रत्न है रक्षित। रक्षित श्रीराम कामले, उम्र 48 वर्ष। बीई मैकेनिकल करने के पश्चात यूएसए से एमबीए किया और अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं। चाहे वो किताबें पढ़ना हो या कुकिंग, सिंगिंग हो या ड्रामा, ऐसी कौन सी चीज है जिसका ये शौक नहीं रखते। बड़े ही संयमित व्यक्तित्व के धनी है रक्षित। जो चांदनी नहीं तो क्या, ये रोशनी है प्यार की, दिलों पे फूल खिल गए। इनसे मिलिए, यह है मोहिनी। मोहिनी रक्षित कामले, उम्र 43 वर्ष। रक्षित जी की सहजीवनचारिणी और कामले परिवार की बड़ी बहू। कॉमर्स में ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सामाजिक कार्य में रुचि रखती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संस्था एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम में स्वेच्छा से समाज कार्य करती है। बड़ी ही हंसमुख और समझदार है मोहिनी। रक्षित और मोहिनी के पुत्र है अंशुल। अंशुल रक्षित कामले 18 वर्ष के नौजवान यूएस में अपनी पढ़ाई पूरी कर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं अंशुल। इनसे मिलिए, यह है इस परिवार के दूसरे पुत्र रत्न डॉक्टर हर्षदीप। डॉक्टर हर्षदीप श्रीराम कामले, उम्र 43 वर्ष। एमबीबीएस की शिक्षा पूरी करने के बाद बड़े कठोर परिश्रम कर आईएएस बने। राज्य के कई इलाकों में बड़े अहदों पर कार्य किया है। आज वे औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं। कर्मठ कार्यकर्ता अधिकारी के रूप में इन्हें समूचा देश पहचानता है। रीडिंग, चेस, गार्डनिंग, ट्रैवलिंग और मेडिटेशन में इन्हें बहुत रुचि है। जाति, धर्म, भेद भाव के बंधनों को तोड़ समाज जोड़ने का पर्व है समता पर्व। इसी समता पर्व के जनक संस्थापक है डॉक्टर हर्षदीप कामले। अब इस जोड़ी से मिलिए, संदीप और दीपा, दिया और बाती। जैसे चंद्र के साथ हमेशा उसकी आभा, उसकी रोशनी होती है, वैसे ही संदीप के साथ हमेशा होती है दीपा। संदीप जिन्होंने एमटेक किया, उसके बाद बैचलर ऑफ आर्कोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्कोलॉजी, बौद्ध मंदिर, स्तूप, विहारों के अभ्यासक और डिजाइनर। बौद्ध विहार स्तूपों को सुंदरता से खड़ा करने में इनकी महारत है और दीपा इनका पूरा पूरा साथ देती है। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर। दीपा बहुत ही धार्मिक वृत्ति की है। गाथा पठन, वंदना, इनसे उन्हें बेहद आनंद मिलता है। बच्चों के लिए खिलौने बनाना उनका छंद है। दोनों ही हंसमुख और संस्कारी। ये है कामले परिवार के सबसे छोटे पुत्र रत्नदीप। रत्नदीप श्रीराम कामले, उम्र 38 वर्ष। सॉफ्टवेयर में इनको महारत हासिल है। देश के सभी बुद्ध विहार, मंदिर और बौद्ध व्यावसायिक इनकी जानकारी रखते हैं और उनके लिए उन्होंने इंस्पायर नाम से फर्म भी बनाया है। चाहे अमेरिका हो या दुबई, सभी जगह के बुद्ध विहारों का एक नेटवर्क बनाया है रत्नदीप ने।
यह है रत्नदीप जी की अर्धांगिनी स्वीटी। स्वीटी रत्नदीप कामले एमएससी की शिक्षा प्राप्त की है और गरीब बच्चों को पढ़ाना अपना कर्तव्य मानती है। रत्नदीप जी के कार्य में पूरा सहयोग करती है। दक्ष गृहिणी की तरह पूरा घर और बच्चों को संभालती है स्वीटी। यह नन्हा मुन्ना बच्चा है स्वदीप। स्वीटी और रत्नदीप इनका लाडला, श्रीराम जी और जौहर इनका पोता। अभी 5 वर्ष का है पर बड़ा ही नटखट है। इस परिवार की बेटी ममता जो पूना में अपने पति रक्षित पाटिल के साथ रहती है, जिन्हें एक बेटा अंशुल और बेटी है खुशी। तो ये है खुशी भरा परिवार, कामले परिवार। तो चलो मिलते हैं इस परिवार से ये तेरा घर ये मेरा घर इस कार्यक्रम के जरिए। ये तेरा घर ये मेरा घर इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार स्वागत। जी हाँ, हम आपको मिलवाते हैं ऐसे परिवारों से जो इस समाज के लिए एक आदर्श हैं। ऐसे ही एक परिवार में हम बैठे हैं, कामले परिवार में, और इस परिवार के जो सदस्य हैं, जो होम मिनिस्टर है, और इस परिवार के जो कर्ता धर्ता है वो है श्री राम जी कामले और जौहर कामले। इनसे मुलाकात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत इस कार्यक्रम में स्वागत। जय भीम। जय भीम। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ कि आपने पूरी आवाज़ इंडिया टीवी की इस टीम को अपने घर में बुलाया और ये कार्यक्रम यहाँ बनाने का मौका दिया। और बधाई दूंगा मैं जैसे इस घर में आया तो मुझे पता चला कि आप अपने शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, 50 साल पूरे कर दिए हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि आप 100वें वर्ष तक जाए और यही मंगल कामना हम यहाँ करते हैं और बातचीत करते हैं। श्रीराम जी, सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे है। हर इंसान का एक ख्वाब होता है, एक स्वप्न होता है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए घर? अपने बच्चे जी मिलजुल कर रहे, कहीं भी रहे, जी। और हर बात सूझबूझ कर एक मत से करना चाहिए। जी, सब यूनिटी एक साथ रह के सब एक में के साथ बातचीत करके रहना चाहिए। हाँ, अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो घर बोलते हैं, जिसे मकान बोलते हैं, तो ईंटें पत्थर और सीमेंट से बने हुए मकान को ही घर समझते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे मकान घर हो सकता है? नहीं, ऐसा तो घर हो ही नहीं सकता। जी। जैसा अपन मंदिर में पूजा भाव रखते हैं, हाँ। उसी तरीके से हर अपने घर में जो भी कुटुंब परिवार है, सबने एक साथ कोई भी चीज काम हो तो करना चाहिए। आई मैं आपसे पूछूंगा कि ठीक है, पुरुष जो होता है वो बाहर रहता है, ज़्यादातर अपने काम में रहता है। महिलाओं का अलग एक स्वभाव होता है अपने घर के प्रति, कुछ संवेदना ये थोड़ी ज़्यादा ही होती है घर के प्रति, बच्चों के प्रति। तो आपको क्या लगता है कैसे घर होना चाहिए? घर तो ऐसे होना चाहिए जिस घर में बेटा हो, बहू हो, पिताजी हो, पत्नी हो, सभी मिलजुल के एक में का सुख दुख में सहभागी होना चाहिए। एक में से प्यार करना चाहिए, मैत्री रखना चाहिए। अब सबसे दुख सुख में सबका भागीदार होना चाहिए। इसे ही घर कहते हैं। घर पत्थर से और ईंटा से घर नहीं होता। जिस घर में सभी एक दूसरे से मिलजुल के रह के एक दूसरे से सुख दुख में सहभागी होना, इसे ही घर समझते हैं। यही मैं समझती हूँ, यही बड़ा है। और मेरे घर में ऐसे ही है, एक में की बात समझते, सुख दुख में सहभागी होते हैं और एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं। श्रीराम जी, एक सवाल मेरा आपसे ऐसा है कि आप एक टीचिंग के प्रोफेशन में रहे, आप टीचर थे, तो बच्चों को जो एजुकेट करने का जो स्वप्न था, और उस काल में आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले एजुकेशन को मोमेंट ऐसी बढ़ रही थी, बाबा साहब का एक आदर्श हमारे सामने था, तो आपने तब क्या सोचा कि बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए? मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे बच्चे होनार तो नज़र में आए थे, तो मैंने मिलिट्री स्कूल का जो भी डाटा होता है वो सब निकाला, क्योंकि मेरी बॉडी यानी स्लिम है। हाँ जी। तो वो भी ऐसे न बने, मजबूत बने, इसलिए मैंने मिलिट्री स्कूल चुना और उसको कंपटीशन में भी डाला। जी। तो हर एक वहाँ पास हो गए और मिलिट्री स्कूल पढ़ने गए। जिस तरह से पिताजी होते हैं वो बच्चों के एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, उनके भविष्य की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन माता जो होती है वो चाहती है कि अपने बच्चों पर अच्छे संस्कार हो। तो आपने अपने बच्चों पर कैसे संस्कार डाले? मेरे बच्चों को तो बस मैंने
शुरू से ही मेरे मन में था। मैं तो पढ़ी लिखी कम हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए और इतना नाम ऊंचा करना चाहिए कि उनके नाम से मैं जान जाऊँ। वैसा मेरे ख्वाब था, लेकिन मैं कर नहीं पाती थी। क्या करूँ क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आता था। आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, तो भी मैं सोचती थी कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में कितना भी कठिन प्रसंग क्यों नहीं आए, खाने को नहीं मिलेगा, किसी से मांगूंगी, कुछ भी करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को पढ़ाऊंगी। मुझे भी बचपन में वैसा ही मिला। मुझे माँ नहीं थी, तो मुझे पिताजी थे, उसने दूसरी शादी की, वो मेरी सौतेली माँ थी। बहुत मुझे वो तंग करती थी, मुझे खाने को भी नहीं पेट भर से मिलता था। तो मैं क्या करती थी, दूसरे का काम करती थी, किसी के बर्तन मांज के देना, किसी को बेटे को खिलाना, कुछ काम करना, फिर वो मुझे खाना देते थे। तो ये मुझे बहुत सता था, बाप रे मेरे तो ऊपर ऐसी परिस्थिति है, मेरे बेटे को कभी नहीं आना चाहिए। कुछ भी मैं काम करूँगी, जो भी काम के ऊपर तो कोई लाज नहीं, बुरा काम करो तो बुरी बात होगी, लेकिन मैं ये काम अपने अच्छे के लिए करूँगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। छोटेपन से ही मुझे ये शिक्षा मिली थी कि अच्छे काम करो, यानी गरीब रहो तो बुरा मत मानो। गरीबी में जन्म लेना कोई ये पाप नहीं है और शाप भी नहीं है, लेकिन करते जाओ, एक नहीं एक दिन तो वैसा आएगा। मेरे पिताजी बहुत धार्मिक वृत्ति के थे, पहले से शुरू से ही मुझे साधु संत के संगत में मुझे लेके जाते थे और बताते थे, बेटा ईश्वर सेवा ये है को जो भूखा रहे उसको पहले खिलाओ, उनको खिलाओगे तो भगवान को खिलाओगे। घर में खाने को नहीं रहता था तो भी किसी को साधु को लाते थे, जोहर खिलाओ, उनको ये मालूम नहीं था कि उसको खिलाएगी तो जोहर भूखी रह जाएगी, तो भी मुझे बोलते थे बेटा खिलाओ, तो मैं खिलाती थी। कोई भी आए, किसी को भी 1 पाव चावल रहेगा, आधी रोटी रहेगी, आधी से 1 पाव दूंगी, लेकिन दूंगी। मेरे पिताजी से इतनी अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन पढ़ाई में मुझे मेरी माँ थी, वो स्कूल में नहीं दाखिल करती थी। मेरे पिताजी ने बोले नहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं स्कूल पढ़ाऊंगा। तो हमारे गांव में दूसरे जाति के लोग थे तो बच्चे को पढ़ाते ही नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी का ख्वाब था, क्योंकि 1956 में दीक्षा लेने आए थे नागपुर में, वहीं से शिक्षा ली। बाबा साहब ने बताया था कि पढ़ाई सबसे अच्छी चीज है, वो पढ़ने से कोई किसी का बुरा नहीं हो सकता, वो अच्छा ही होगा। तो मेरे पिताजी ने बोले नहीं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी। और हमारे गांव में हमारे जात वाले लोग तो कोई जाते ही नहीं थे पढ़ाई में, सिर्फ 2 लड़कियां थी। मेरी एक सहेली थी मनपे करके, रुकमा मनपे, और मैं, 2 ही। सभी हमें नाम रखते थे, क्या बच्चे को पढ़ाते क्या करते, तो भी पिताजी ने परवाह न करते हमें दाखिल कराया। स्कूल में जाने के समय हमारे को पानी भी नहीं मिलता था, दूर से पानी देते थे। हमने वो दिन देखे, हमें स्कूल में थोड़ा अलग ही बैठते थे हम दोनों लड़कियां, और पानी भी नहीं पीने थे। तो मुझे बाबा साहब का पूरा इतिहास मेरे पिताजी ने बताया था उनके, तो मैंने लिखा नहीं ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और मुझे जिद्द लगेगी, नहीं मैं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगी। हर इसमें मैं पहला नंबर लाती थी। जो बच्चे पढ़ते हैं खो खो, कबड्डी में सबसे मेरा पहला नंबर आता था। तो सब मेरे टीचर बोलते थे वाह ये क्या बेटा है, सभी मुझे बेटे थे। मेरा एक टीचर थे साखरवाड़े सर थे मेरे, वो अभी उनको पिताजी मानते हूँ, मुझे बेटी उनको दामाद मानते, अभी उनसे हम मिलके ही आते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। उनकी जो मैडम थी, खाने को नहीं मुझे पेट भरता था, वो मेरा चेहरा देख के वो समझ जाती थी कि आज जोहर भूखी है आज, तो मुझे घर पर बुलाती थी और मुझे खाने को देती। स्कूल के पास ही उनका घर था और बहुत ध्यान देते थे कि इनको, तो जैसे आपके पिताजी ने आपके संस्कार डाले वैसे ही संस्कार आपने मैंने मेरे बेटे को डाले। कोशिश की। हाँ, उनको मैं बताती गरीब और श्रीमंत इनका भेद क्या है, छोटी छोटी कहानी बता के मेरे बच्चे को पढ़ाती थी कि देखो बेटा, पहले के जो जमींदार थे तो गरीब लोगों के पास से जमीन वो खरीदते थे, 2 रुपया रहेगा तो 20 लगाते, 20 से 200 लगाते थे, और उनकी पूरी आयुष्य भर उनको काम पर लगाते थे। वैसा नहीं करना बेटा। सबसे ये बात है कि गरीब और श्रीमंत का भेद मैं हर बात में, हर कहानी में उनको मैं बताती। और मेरे बेटे जब सोकर उठती थी तो 2 कहानियाँ सोते समय और 2 कहानियाँ उठते समय, ये गरीब श्रीमंत का भेद बताती। मेरा बड़ा वाला जो बेटा था, छोटा था, खेड़ी में हम रहते थे तो आंगन में सोते थे खटिया पर, तो वो मुझे बोलता था आई बोले देखो आकाश में कितने बड़े तारे हैं, बोले मतलब बहुत, तू गिन सकती क्या? नहीं। मैं बड़ा होने के बाद बोले इतने पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे कमाऊंगा, बोले कि तू गिने ही नहीं पाएगी, बोले
तो ये कि छोटेपन की जो बात आती है अभी, तो मेरा मन भर जाता है कि वो बात मेरे बेटे ने पूरी की। मेरा हर्षदीप नाम का बेटा है, वो बोलता था, देखो बोले वो बिल्डिंग पर मेरा नाम लिखा है, बोले हर्षदीप कामले। मैं उसको बोलती थी, बेटा वो तेरा नाम कैसा रहेगा, वो तो तेरा घर नहीं, घर बनाने के लिए तो बहुत सारे पैसे कमाने पड़ते, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी घर बनता है। नहीं नहीं बोले, मेरा ही नाम है। तो ये छोटी छोटी बातें उस दिन उस समय तो आपने उनके बचपन से ही उन पे ऐसे संस्कार डाले, हाँ, वो अच्छे पढ़े और आगे पढ़े और प्रगतिशील बने, पर वो चले। तो अच्छे संस्कार आपने अपने बच्चों को यहाँ दिए हैं। दोस्तों, हमें जो देखने को मिल रहा है कि इस घर से बहुत बच्चे छोटे थे तब से उन पे संस्कार हम लोग देख रहे हैं कि आई ने जैसे बताया कि बहुत छोटे से तब से वो कहानी सुनाकर उन पे संस्कार देती थी, और आज हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं और जैसे उनका ख्वाब था वो ख्वाब भी पूरा हो गया है। आई हम इस घर में आए, सबसे बातचीत की, आपसे बातचीत की, और हमारी ऐसी इच्छा है कि हम आपके बेटे, आपके बहू सबसे बात करें। तो एज अ होम मिनिस्टर हमें आपसे परमिशन लेना पड़ेगा और बाबा जी से भी हमें परमिशन लेना पड़ेगा। तो हम आपसे परमिशन लेना चाहते हैं कि हम पूरे घर में घूमकर आपके बच्चों से बात कर सकें। आप यहाँ आए हो, आपका धन्यवाद करती हूँ, और मेरे बेटे से, मेरे बहू से आप अच्छी तरह से बात कर सकते हैं और मिल सकते हैं। जी, तो दोस्तों, हम यहाँ और भी इस परिवार से बातचीत करते रहेंगे, जानते रहेंगे इस घर के बारे में। कार्यक्रम देखते रहिए, ये तेरा घर ये मेरा घर। आप देख रहे हैं ये तेरा घर ये मेरा घर, और इस घर के आई बाबा यानी श्री राम जी कामले और जौहर जी कामले इनसे बातचीत कर रहे थे, और उनसे ही परमिशन लेकर इस घर के बेटे, बहू, इन सब से बातचीत हम कर रहे हैं। हम बैठे हैं इस घर के बड़े बेटे के साथ, रक्षित कामले, जी हाँ, और उनकी अर्धांगिनी मोहिनी कामले। 1997 से ये दोनों यूएस में रह रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एक शो में जिसका नाम है ये तेरा घर ये मेरा घर। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आप यूएस में रहते हैं, भारत से यहाँ गए हैं, और ये कार्यक्रम है तेरा घर मेरा घर, और जिसे हम कुटुंब व्यवस्था कहते हैं, वहाँ भी है यहाँ भी है। क्या फ़र्क है वहाँ की फैमिली में और यहाँ की फैमिली में? परिवार, कुटुंब, फैमिली, ये कॉन्सेप्ट जो है यूएस में और इंडिया में, उसमें काफ़ी विभिन्नता है। जी, इंडिया में जॉइंट फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, यूएस में जॉइंट फैमिली ये कॉन्सेप्ट पहले था, अभी नहीं है। जी, एक बार परिवार के घर के बच्चे बड़े हो गए तो सब अलग अलग हो जाते हैं। माता पिता जी अलग घर में रहते हैं और बाकी सब बच्चे अलग घर में रहते हैं। तो परिवार का एक कॉन्सेप्ट यहाँ और वहाँ, इसमें थोड़ा सा फर्क है। जी, इस परिवार में, ये कामले परिवार में आप बड़े हुए, इस घर में आपको जो संस्कार मिले, तो इन संस्कारों के बारे में आपको क्या लगता है? बचपन से ही जो संस्कार हमारे माता पिता ने दिए थे कि इतनी बड़ी फैमिली, सब 4 भाई और एक बहन को साथ लेके आगे कैसे बढ़ना, और एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस होगा, और वो एजुकेशन अपनी फैमिली को कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा। इसके साथ साथ में सभी भाइयों को, ये परिवार को साथ साथ रहकर एक फाउंडेशन बना के फैमिली को दूसरे स्तर पर कैसे लेके जाना, इसके संस्कार हमको बचपन से मिले, और वो हमने कोशिश करी है कि हम पूरे बचपन से लेकर अभी तक साथ रहे हैं और आगे भी साथ रहे। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अक्सर क्या होता है कि जो ट्रेडिशन है भारत का कि लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल में आती है, तो आप कुछ फ़र्क जानते हैं? कुछ फ़र्क लगता है कि आप वो घर छोड़कर यहाँ एक माता पिता आपको सास ससुर के रूप में मिले, तो आप कैसा अनुभव करते हैं? फ़र्क तो हर लड़की के इसमें होता ही है जब वो एक घर छोड़ के दूसरे घर में आती है, क्योंकि जो कल्चर जिस घर में अपन बड़े होते हैं वो सेम कभी भी दूसरे कोई भी 2 घर हो वो सेम नहीं रहता है। जी। पर इस घर में आने के बाद एक तो इतना इंडिपेंडेंस दे रखा है हमको मम्मी बाबूजी ने कि हम लोग हमारा खुद का अस्तित्व यहाँ बना सके, और उससे और सब भाई बहन सब ने इतना प्यार दिया कि ये कभी हमको महसूस नहीं हुआ कि हम इस घर की बहू है। तो हम तो बेटी बन के रह गए थे इस घर में। तो उस हिसाब से ये घर अभी हमारा घर है। जी, ऐसा ही लगता है। ये आपका ही घर है। हर घर का एक उत्तरदायित्व होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप यूएस में रहकर
क्या उत्तरदायित्व निभा रहे हैं समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति? एक चीज़ जो मुझे पहले से भी बहुत पसंद थी, जो हम वहाँ कहते हैं गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जो कुछ हमको सोसाइटी ने, कम्युनिटी में जो हमको दिया है, किसी भी तरह हमने उसको वापस करना चाहिए जी। तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसी संस्था है वहाँ पे कि जो अडल्ट लिटरेसी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, अडल्ट लिटरेसी करके प्रोग्राम है, उसमें मैं जाके वॉलंटरी करती हूँ जी। तो उसका कंसेप्ट ये जो बहुत अच्छा है। कंसेप्ट उसका ऐसा है कि जो कोई अडल्ट हो जाते हैं पर वो अपने हाई स्कूल फिनिश नहीं कर सके किसी भी रीज़न से, मे बी वो अपने पाथ से भटक गए, बिगड़ गए, कोई जेल में जाता है, या फिर कोई बस अपने परिस्थिति के कारण जूझते जूझते वो अपनी स्कूल फिनिश नहीं कर सकता। गवर्नमेंट उनको किसी भी एज का हो, वो 40 का हो, 50 का हो, उसको एक सेकंड चांस देता है कि वो फ्री में सीख सके, वो वापस आके हाई स्कूल की एग्जाम्स दे सके। तो उसके लिए उनको टीचर्स लगते हैं सिखाने के लिए, इंग्लिश सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं। तो ऐसा वॉलंटरी मैं जाके वहाँ जाके उनको सिखाती हूँ ताकि वो फिर उनको एक सेकंड चांस मिल सके लाइफ में। जी, बहुत अच्छा काम आप वहाँ यूएस में कर रहे हैं। सर, मैं आपसे पूछूंगा कि मैडम एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, तो आप कितना साथ उनको देते हैं, कितना फ्रीडम देते हैं उस काम करने के लिए? जब से शादी हुई तब से तो उनको फ्रीडम ही फ्रीडम है। मेरा ऐसा मानना था कि शादी होने के बाद में जब लड़की घर पे आती है तो उनका एक अलग अपना व्यक्तित्व लेके आते हैं। वो व्यक्तित्व को अगर आप ग्रो करने देते हैं तो उतना ही उनका व्यक्तित्व निखर आएगा। तो वो जो भी सोशल एक्टिविटीज़ में अपना टाइम देना चाहते हैं, सो टाइम, मोरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट मैं पहले से देते आया। जी। अब सबसे अहम और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके जो माता पिता हैं, आपके जो सास ससुर हैं, बहुत गरीबी से ऐसे उभर कर आए हैं और इतने रत्न समाज को उन्होंने दिए हैं, और ये बड़ा संघर्ष उनका जीवन के प्रति रहा है। एक फैमिली को उन्होंने से बांध के रखा, आप सभी भाइयों को, सभी बहुओं को ऐसे एक डोर में बांध के रखा। तो उनके प्रति आपकी क्या संवेदनाएं हैं? ये सब संघर्ष से वो आ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि उनका जो सपना था जी, जो उन्होंने हमको बड़ा करने का और एक हमारी फैमिली को एक उच्च स्तर पे लेके आने का, वो हमने हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न किया कि वो पूरा हो जाए। और हमें उम्मीद है कि हमने पूरा कोशिश अभी भी कर रहे हैं। बट उनकी जो शिक्षा थी कि सभी भाई आप साथ में रहो, प्यार मोहब्बत से रहो, चाहे किसी तरह का भी अगर मतभेद हो अगर हमारे विचारों में, उसको सुलझा के हम हमारी फैमिली को आगे बढ़े। और उनका जो सपना था कि हमने जो पाया है वो और दूसरे फैमिली को आगे बढ़ने को मदद हो सके, तो अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो उनके हम आभारी है जो उन्होंने उनकी शिक्षा दी हमको। मैडम, हमने जैसे आपके बारे में जाना है कि आप अच्छा एक्टिंग करती हैं, अच्छा गा भी लेती है, तो 2 लाइनें हम सुनना चाहेंगे एक परिवार के लिए, कुछ हो जाए। गाना तो नहीं गा सकती हूँ, पर एक्टिंग के 2 लाइनें बिल्कुल आप कर सकती हैं। सास ये माँ का रूप होती है, उसे माँ के जैसा ही ट्रीट करो, अपनी कल्चर लेकर आओ। not that चलो इसको थोड़ा सा हम टालते हैं। हाँ, और आप मुश्किल अपने था, अपने अपनी सास के लिए कुछ 2 शब्द कहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, हमारी मम्मी जी के लिए हम एक चीज कह सकते हैं कि वो कभी थकती नहीं है, कभी भी थकती नहीं है। हम हमारे एज से शर्मा जाते हैं, पर वो हमेशा काम करती रहती है। और जो प्यार हमारे मम्मी और बाबूजी ने दिया है, ये घर को जो उन्होंने प्यार दिया है, वो और कोई नहीं दे सकता है। इसी से हम लोग सब हर घर में छोटी छोटी चीज़ें किसी को पसंद आती है, नहीं आती है, पर वो तो लाइफ है। पर वो सब संभल के जो हम सब एक साथ आते हैं, हम साथ में रहते नहीं हैं, पर जब भी मौका मिले हम आके साथ रहते हैं और 2 खुशी के क्षण साथ में सब बिताते हैं।
those moments are really memorable moments. चलो ये मेमोरेबल मोमेंट्स अभी है, 50वीं सालगिरह उनकी शादी की चल रही है। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे हैं मोहिनी जी से और रक्षित जी से। इनसे बातचीत करते करते बहुत सी जानकारियां हमने ली, हमें और भी सदस्यों से बातचीत करना है। देखते रहिए ये तेरा घर ये मेरा घर। दोस्तों, अब तक हमने बात की इस घर के बड़े बेटे रक्षित और मोहिनी से। अब हम बातचीत कर रहे हैं रत्नदीप और स्वीटी जी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ये कार्यक्रम है ये तेरा घर मेरा घर, और इस कामले परिवार में हम जब से आए हैं तो हमें एक अच्छे संस्कार इस परिवार में दिखे, अच्छी परंपराएं इस परिवार में दिखी, एक आदर्श ये परिवार है और इसी परिवार के आप भी सदस्य हैं। और हर व्यक्ति के अपने अलग विचार होते हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे होना चाहिए घर? एक घर बोले तो सिर्फ दीवारों से नहीं होता है, जी। वहाँ पे रहने वाले लोगों से होता है। हर एक कॉर्नर, हर एक कोना, हर एक रूम, हर एक जगह पे जो लोग हैं, उन लोगों में जो एक घर के बारे में जो एक फीलिंग है कि ये घर में एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे के इमोशन शेयर करना चाहिए, इस सभी चीज़ों से एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को हेल्प करना, ये सभी चीज़ें एक घर में इकट्ठे आती है। उसी को आप अगर इकट्ठा करेंगे तो उस चीज़ों को आप घर कहते हैं। वही एक छोटी सी चीज़, छोटे छोटे बातों में आप एक दूसरे को कनेक्ट होते हो, यही एक जगह आते हो, उसी को एक घर कहते हैं। तो मेरे लिए तो घर की परिभाषा यही है। जी स्वीटी जी, मैं आपसे पूछूंगा कि कोई भी लड़की जब मायके से ससुराल आती है तो इसका एक स्वप्न होता है, वो एक फीलिंग्स होती है, एक इमेजिनेशन होता है कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा घर वैसा होना चाहिए, मेरे घर में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इस घर में आप आए तो वो जो इमेजिनेशन रहा होगा आपका, तो क्या उस इमेजिनेशन के हिसाब से ये घर था? जैसे लड़कियां बात करती थी कि ससुराल में जाने के बाद काफ़ी अपने को चेंज होना पड़ता है, जी। बट आई बाबूजी ने हमको ऐसा पता ही नहीं चलने दिया कि हम यहाँ की बहुएं हैं। उन्होंने स्टार्टिंग से लेकर आज तक कभी हमको ये महसूस नहीं होने दिया कि हम इस घर की बहू हैं। हमेशा बेटी जैसा ही रखता है, बेटी जैसा ही प्यार दिया है, और आज कोई पहचान नहीं पाता है कि बेटी कौन है और बहू कौन है। क्या बात है। एक अच्छे संस्कार भी इस घर से मिले, इस संस्कारों के दम पे ही इस घर की इतनी प्रगति भी हो पाई है। तो आई बाबा ने आपको जो संस्कार दिए, आपको क्या लगता है कि क्या उसी के वजह से आपका इतना प्रोग्रेस, इतनी प्रगति हो पाई है? हाँ, मैं तो इस पे ज़्यादा जोर से ये बोलूँगा कि हाँ, ये सच है। क्योंकि हर एक बड़े भाई से लेकर छोटे भाई तक उन्होंने एक भाई को दूसरे भाई के साथ, दूसरे भाई को तीसरे भाई के साथ ऐसा जो कनेक्टेड रखा है, और बहन को उसके साथ इमोशनली, बाकी हर चीज़ों से, कि एक पढ़ाई करना, एजुकेशन करना, अच्छे संस्कार होना। मतलब अगर मुझे अभी भी एक वो किस्सा याद है कि मैंने एक घर से कुछ चीज़ें अपने पास रख ली थी। जैसे सोचिए कि एक छोटा सा सिक्का मैंने अपने पास रख लिया था, तो मेरी माँ ने पूछा था कि ये कहाँ गायब हो गया जी। तो मैंने पूछा कि नहीं है मेरे पास में, लेकिन नहाते वक्त गलती से मैंने वो बकेट में रख दिया था। तो पूछा ये आया कहाँ से? तो फिर माँ ने बोला कि तूने झूठ बोला है। तो मुझे उसके लिए काफ़ी मारा, बोले कि ये चीज़ अगर गलती की है तो बोलने का। ये बचपन से ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इतनी हुई है कि जिसकी वजह से हमको पता चला है कि नहीं, लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये संस्कार, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमेशा कुछ भी अच्छा अगर करते हो तो उसके पहले आपके संस्कार काफ़ी अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक मुकाम पे पहुँचते हो, एक अच्छे लेवल पे पहुँचते हो। तो ये मेरी जो उन्होंने दी हुई जो सभी चीज़ें हैं वो मेरे लिए इतने अच्छी है कि मैं आज के डेट में जो बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले ये सोचता हूँ कि हर एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा पर्सन होना, अच्छा संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। ये उनके ही दिए हुए संस्कार है जो आगे मैं स्टेप अप करते हुए आज ये मुकाम पे आया हूँ कि मैं एक अपने बच्चे को भी उस संस्कार उस तरह से मैं दे पाऊँ, ये बिकॉज ऑफ उनकी वजह से। जी, इस घर में स्वीटी जी बहुत धार्मिक संस्कार है, वंदना होती है, गाथाएं बोली जाती है, और जैसे हमने जाना है कि कोई भी धार्मिक समारोह हो, कोई भी त्यौहार हो, तो ये घर अग्रणी होता है उसमें सहभागी होने के लिए। तो इस घर में आप क्या क्या ऐसा धार्मिक आयोजन में सहभागी होते हैं? पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं एमपी से हूँ, मेरा पूरा एजुकेशन एमपी से हुआ है जी। और शादी के बाद महाराष्ट्र आना और इस घर के संस्कार देखने के बाद मुझे पहले काफ़ी
अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि इन्होंने जब हमारी इंगेजमेंट हुई उसी टाइम पर काफ़ी बातें अपनी फैमिली के बारे में बताई कि ऐसे ऐसे संस्कार है, हमारी आई ऐसी है, आई हमारे घर में भंते जी का आना जाना है, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के हैं सब लोग। तो ये सब बातें ये मुझसे शेयर करते थे। तो यहाँ आने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आई में भी मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। अगर कुछ चीज़ें मेरे हाथ से बिगड़ती थी कुकिंग में, तो वो मुझे बताती थी कि आज बिगड़ा कल ठीक हो जाएगा, करते रहो कभी ना कभी वो चीज़ अच्छी होगी। आपका जो इंस्पायर टेक्नोलॉजी का जो कंपनी है, उसका एक नेटवर्किंग का काम चलता है कि देश भर के विहारों को आप नेटवर्किंग करते हैं, जितने भी बुद्धविहार.net और जितने भी व्यावसायिक है उनका भी एक नेटवर्क बनाते हैं। उस संदर्भ में कुछ हमें जानकारी आपसे चाहिए थी, क्योंकि मेरा भाई छोटा भाई ऑलरेडी आर्किटेक्ट है, वो बिहारों में या उसका बुद्धिस्ट रेफरेंस पे बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट के ऊपर काफ़ी काम करता है। तो मैं ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हूँ, तो मुझे भी लगा कि कुछ मेरा मुझसे जो बड़ा भाई है वो भी ऑलरेडी सोशल काफ़ी काम करता है इसके ऊपर में, तो मुझे भी लगा कि कुछ ऐसी एक्टिविटी मैं क्यों नहीं करूँ जिसकी वजह से रेगुलर कहीं पे मैं अगर जाता हूँ और कहीं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ कि यहाँ के बुद्ध विहार को मुझे विजिट करना, लेकिन मुझे कहीं मिलता नहीं था। तो फिर मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि ऐसा कोई नेटवर्क है ही नहीं कि जहाँ पे एक बुद्ध विहारों का ऐसा कहीं वर्किंग या कहीं नेटवर्क रहे। मैंने सिर्फ पुरानी किताबों में यही पढ़ा था कि सम्राट अशोक ने 84,000 विहार बनाए थे, लेकिन 84,000 बनाए ये बहुत बड़ी चीज़ है। बोलो मैं एटलीस्ट अपने जो मॉडर्न विहार है उनकी लिस्टिंग भी नहीं बना सकता हूँ। तो ये चीज़ों से मैं प्रेरित होकर एक बुद्धविहार.net ये पोर्टल लॉन्च किया है, और उसके ऊपर मैं विहारों को वहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे मैं और स्वीटी दोनों मिलकर हम उसमें रात को बैठ के जो विहार मिलते हैं उसकी फोटोग्राफ, एंट्री, ये सब चीज़ें हम करते हैं। मतलब आप अगर जाकर वहाँ आपने लिखा कि इंदौरा बुद्ध विहार और नागपुर, तो आपको बुद्ध विहार दिखेंगे, उसके फोटोग्राफ दिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर और उसका लोकेशन गूगल का मैप भी दिखेगा। ये अभी तक का मतलब इंडिया में ऐसा पोर्टल अभी तक बना नहीं है, जिसको मैं उस हिसाब से इसको प्रमोट कर रहा हूँ लास्ट 1 साल से। और साथ में जो आपने एक अपने बिजनेसमैन जो है उन लोगों के लिए मैंने एक buddhistentrepreneur.com करके बनाया है, ताकि बाहर जो मार्केट में जिस तरह से कम्युनिटी में बिजनेस होता है वैसे अपने कम्युनिटी में बिजनेस नहीं होता है जी। वो कॉन्सेप्ट को प्रोसेस में रखते हुए मैंने बिजनेस विद इन अ कम्युनिटी ये कॉन्सेप्ट को किया कि मेरे पास का जो बिजनेस है मैं किसी को हैंड ओवर करता हूँ तो वो अपना पर्सन रहे, उसने किसी और को दे। ये नेटवर्क अगर बढ़ता है तो अपने कम्युनिटी में अगर 1 लाख का बिजनेस हो गया, हो सकता है 1 साल 2 साल के बाद 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का बिजनेस, लेकिन वो विद इन कम्युनिटी, ताकि एक पर्सन दूसरे पर्सन को सपोर्ट करे और हेल्प करे मनी के लेवल पे, ताकि ये कम्युनिटी भी इस कम्युनिटी का जितना भी पैसा हो इसी कम्युनिटी के अंदर रहे, कम्युनिटी के प्रोग्रेस में यूज हो जाए। उसी पर्पस के लिए वो पोर्टल्स मैंने काफी अच्छा ये आपका पर्पस है। स्वीटी जी, मैं आखिरी में ये पूछना चाहूँगा कि अगर कुछ शब्दों में आपको इस घर को बयां करना है, इस घर के सदस्यों के प्रति कुछ बोलना है, तो आप क्या कहेंगे? शब्द तो नहीं है, बट ये कहना चाहूँगी कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, सब मिलजुल के रहते हैं। कभी मन मुटाव हर घर में होते हैं, लेकिन जब साथ में आना रहे तो सब साथ में ही होते हैं। जी। बहुत अच्छा लगा। एक जानकारी और चाहूँगा कि एक छोटा सा नन्हा सा बेटा आपको है और काफ़ी नटखट है, उस पे अभी तो संस्कारों का दौर चलेगा। आपके माँ बाप ने या आपके सास ससुर ने इस घर पे जो संस्कार दिए हैं, आप पे जो संस्कार डाले हैं, क्या वो संस्कार आप अपने बेटे को देना चाहेंगे? जरूर, क्योंकि उसकी अभी से जो छोटी छोटी एक्टिविटी में देखता हूँ, जैसे आप देखिए कि मेरे माँ ने बताया था जैसे कि उसको भी देने में बहुत अच्छा लगता है, अपने एक रोटी से आधी रोटी वो किसी को दे सके तो जी। जब मैं कुछ चॉकलेट लेकर आता हूँ तो मेरा बच्चा अपने फ्रेंड्स को लेकर आता है कि पापा इसको भी 1 दो, इसको भी 1 दो, इसको भी 1 दे। उसको भी किसी को देने के लिए बहुत अच्छा लगता है, अपने पास की कोई छोटी चीज़ रहे वो उसको शेयर करने में उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये अभी से संस्कारों की चीज़ें उसके साथ चल रही है, जो मेरे माँ ने दिए वही मेरे बेटे में आ रही है, फिल्टर होते जा रहा है, क्योंकि ये प्योरीफाई और अच्छे से जाना बहुत जरूरी है, ताकि एक फैमिली बनती है और उसके आगे आने वाले बच्चे जो भी है उनको भी वो कनेक्टिविटी पता चलती है कि संस्कार क्या होता है करके। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे थे रत्नदीप जी से और स्वीटी जी से।
ये दौर बातचीत का चलते रहेगा। आप देखते रहिए ये तेरा घर ये मेरा घर। इस घर के बारे में हम अब तक जान रहे थे स्वीटी जी से और रत्नदीप जी से। अब हमारे साथ है दीपा जी और संदीप जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम है ये तेरा घर ये मेरा घर। जय जय भीम। हम देख रहे हैं इस घर में सभी दीप है। बुद्ध ने भी कहा था तदीप भव स्वयं दीप हो। और जिनसे भी हमने बात की तो हमें यही प्रेरणा मिली कि हम खुद के ही दिया खुद बने और खुद ही प्रकाशमान हो। तो यही चीज़ इस घर में हमें दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि आप एक आर्किटेक्चर है और घर तो नहीं बनाते लेकिन आप विहार बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या विहार घर के जैसा होना चाहिए या घर विहार जैसा होना चाहिए? ऐसा विहार और घर का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है? हमने इस घर में देखा है। इस घर में जब हम आए तो हमें ऐसा लगा या घर है या विहार है या घर है। तो आप बताइए क्या इस तरह से हो सकता है कि विहार और घर को हम जोड़ दें? हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है और ये होना ही चाहिए, क्योंकि घर की हम अलग अलग परिभाषा करते हैं, लेकिन घर सही मायने में अच्छा रखने के लिए हमको धम्म की परिभाषा समझनी चाहिए। धम्म में जो बताया गया है हमारे सबके उत्तरदायित्व क्या है हर चीज़ के बारे में, उसके अनुसार सबने रहना चाहिए। वो करने से ही घर में सुख शांति और बाकी सारी चीज़ें आती है। इसीलिए धम्म का रास्ता लेते हुए ही सबने घर में रहना चाहिए, तभी वो घर कहलाता है। अगर ये सारी बातें उसमें नहीं रहे तो थोड़ा सुख ज़्यादा दुख यही पाया जाता है। लेकिन ज़्यादा सुख और थोड़ा दुख ये अगर आपको पाना है तो धम्म के साथ में घर के सारे लोग अगर जाए तो वो घर सही में घर कहला सकता है। और विहार और घर, जैसे विहार में एनवायरनमेंट होता है कि हम जाते हैं पूजा वंदना करते हैं, तो डेफिनेटली घर में भी वो होना चाहिए। सुबह भी होना चाहिए, शाम को भी होना चाहिए, जब भी आपको वक्त मिलता है तब होना चाहिए। अगर आपके डिस्प्ले में भी स्टैचूज रखते हैं या और पूजा स्थान आप बनाते हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ अच्छी बातें ही आपके आंखों के सामने रहती है, अच्छी बातें ही आपको याद आती है। उसकी वजह से घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो इसलिए विहार की संकल्पना घर में रहना बहुत अच्छी बात है। घर विहार में हम घर नहीं बना सकते, लेकिन घर में हम विहार बना सकते हैं और सभी ने ये करना ही चाहिए। दीपा जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की है, रोज पूजा पाठ करती है, तो आप जिस घर से आई है इस घर में, उस घर के संस्कार और इस घर के संस्कार इसमें क्या फर्क है? ज़्यादा कुछ नहीं। बचपन से मेरे मम्मी ने सिखाया है कि विहारों में जाना, पूजा पाठ करना, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। आई को भी बहुत पूजा पाठ में रुचि है, तो इसलिए उस बारे में हम दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। आपको टॉय बनाने का एक शौक है, आप गाथाएं याद कर लेती हैं, तो ये जो टॉयज बनाने का शौक है ये कैसे क्या आपको लगा? मतलब कुछ ना कुछ सीखना चाहिए ना अपनी जिंदगी में, इसलिए ऐसे हॉबी, एक हॉबी के तौर पे। हाँ, हॉबी के तौर पे। जी। संदीप जी जो है वो अक्सर दौरे पे रहते हैं, विजिट करते हैं, साइट पर विजिट करते हैं, तो वो जब विजिट करते हैं तो आपको क्या अकेलापन महसूस होता है इस घर में? बिल्कुल नहीं, मैं उनके साथ ही विजिट करती हूँ। क्या बात है। भी जाते हैं वहाँ पर। जी, आप उनके साथ में जाती हैं? हमेशा। बहुत बढ़िया। संदीप जी, एक और सवाल है कि आपका ये जो बिजनेस है जिसमें आप अलग अलग प्रकार के विहार बनाते हैं, उनके डिज़ाइनिंग करते हैं, तो क्या अभी इस दौर में आधुनिक भारत में हम आधुनिकता से और हमारी जो पुरानी परंपरा है, विहारों की परंपरा है, हमारी बुद्धिस्ट लेनिया है, हमारे बहुत सारे स्टैचू है, तो उस आधुनिकता से क्या काम हो रहा है अभी? अगर हम देखें तो पहले बने हुए विहार जो है वो पूरे धम्म की जो हमारे थ्योरी है, जो लिटरेचर हमारे पास है, उसके अकॉर्डिंगली सारे विहार बनाए गए हैं। जो धम्म में लिखा हुआ है वही बातें हमको विहारों से समझने में आते हैं, जिसको हम सिंबॉलिज्म बोलते हैं। तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में सारा बुद्धिज्म का सिंबॉलिज्म लिया गया है। तो अभी जो भी आर्किटेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे हमको देख के समझ में आ जाता है कि हाँ, ये बुद्धिस्ट विहार है या ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर है। जब वो हमको समझ में आता है, उसका मतलब है कि उसमें जो है वो धम्म का थ्योरी आया हुआ है, वो सिंबॉलिज्म आया हुआ है। तो अभी इस एज में भी जो विहार बन रहे हैं, मेडिटेशन कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जो भी आर्किटेक्ट इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेफिनेटली वो लोग भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का टोटल स्टडी करते हैं, सिंबॉलिज्म का स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो विहार और मेडिटेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं।
तो कुछ कमियां रहती है। जिस लेवल का स्टडी आर्किटेक्ट का रहेगा उसी लेवल के हमको बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो मेरा कंट्रीब्यूशन मैंने वही रखने की कोशिश की है। कॉलेज टाइम से लेके मैंने वर्ल्ड बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का स्टडी किया है, सिंबोलिज्म का स्टडी किया है, और जो भी टाइप के प्रोजेक्ट्स मेरे पास आते हैं जिनको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का रिक्वायरमेंट है, तो वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, लेकिन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर अगर उसमें है तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और मैं कोशिश करता हूँ कि दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट्स ना लूँ। तो इस तरह का जो वर्क है जिसमें सिंबोलिज्म हो, क्योंकि उसी से हमको डायरेक्ट धम्म सीखने को मिलता है। ओनली बिल्डिंग के सारे पार्ट से हमको धम्मा अगर सीखने को मिल रहा है तो इनडायरेक्टली हम जो मेहनत करते हैं, हमको 1 साल लगे 2 साल लगे, छोटा बिल्डिंग रहे बड़ा बिल्डिंग रहे, लेकिन वो कंप्लीशन के बाद में लोगों को उस एनवायरनमेंट में जाके वो धम्मा का फीलिंग आता है। लोग रिएक्ट करके बताते हैं कि हाँ हमको ये अच्छा लगा। तो वो अच्छा लगा का मतलब होता है कि जो हमने सिंबोलाइज करके वहाँ स्पेस क्रिएट किया है उसमें से उनको वो फीलिंग आती है और फिर वो बोलते हैं, ओनली दिखने से नहीं बोलते हैं। तो वो स्पेस में से जो फीलिंग आती है तो उससे हमको लगता है कि हाँ हमने कुछ तो अचीव किया। जो लोगों को हम विहार के थ्रू बुद्धिज्म का थोड़ा सा पार्ट उनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। तो अभी सारे ये बातें डिटेल में लोगों को पता नहीं चल पाई है क्योंकि ये सारा सिंबोलिज्म कहीं ऐसे लिखा नहीं गया है। तो हमारी ये अभी कोशिश है, जो भी नए स्ट्रक्चर्स हमारे कंप्लीट होंगे मेडिटेशन कॉम्प्लेक्स या विहारों से रिलेटेड, तो उसमें हम ये लिखे कि आपको जो ये दिख रहा है ये बुद्ध ने दिया हुआ धम्म का ये पार्ट है जो इसके थ्रू आप लोगों को समझना है, या आपको ये जो फीलिंग आया है उसका मतलब ये होता है। हमको जैसे किसी के लिए दया आती है, करुणा आती है, मैत्री आती है, तो ये एक एक वर्ड समझना चाहिए कि दया क्या है, मैत्री क्या है, करुणा क्या है, क्योंकि अलग अलग वर्ड है तो अलग अलग मीनिंग है। तो ये सारी बातें हमको विहारों के सिर्फ दीवारों से, सिर्फ छत से ही समझ में आती है। उसी को बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में हम सिंबोलिज्म बोलते हैं। तो ये सारा नॉलेज जो है धीरे धीरे इंडिया में भी आगे आना चाहिए। नए नए विहारों में अभी इसके डिस्प्ले होने चाहिए, ये सारी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसके कोशिश में हम लगे हुए हैं। तो मेरा अभी 12-13 साल से ये बिजनेस चल रहा है, उसमें मेरी कोशिश है अभी जितना सक्सेस मिला है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट मिले उसमें कोशिश की है, अभी जितने और आगे प्रोजेक्ट मिलेंगे उसमें हमारी ये कोशिश जारी रहेगी कि हम लोगों तक के धम्म का थोड़ा थोड़ा पार्ट बिल्डिंग के थ्रू, विहारों के थ्रू लोगों तक हम पहुंचाएं। जी दीपा जी, मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो प्रोग्रेस संदीप जी का चल रहा है, ये प्रोग्रेस जब हम लोग करते हैं तो एक एजुकेशन लगता है, कुछ संस्कार लगते हैं, और आपके सास ससुर जो है और इनके माता पिता है, इन्होंने एक संस्कार डेवलप किए, इसलिए ये इस परिवार में इतना डेवलपमेंट हो पाया। तो इस संस्कारों के बारे में और माता पिता के बारे में आप क्या कहना चाहिए? आई बाबूजी जो वो बहुत अच्छे जी, बहुत, लेकिन बहुत अच्छे है। मेरे माँ बाप है ना, उनके जैसे वो जी, बहुत प्यार करते। बाबूजी कभी एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन हम समझते हैं उनको देख करके वो बहुत प्यार करते जी, बहुत अच्छे आई बाबूजी। बस जी, इतना ही जी। कहूँगी। जैसे आप गाथा याद करते हैं, पूरी गाथा आपको याद है, तो हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं इसका जो समापन है हम चाहेंगे कि किसी गाथा के साथ हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जब सारी एक्टिविटी करते हैं, हमसे गलतियां होती रहती है, धम्म का पालन करते गलतियां होती रहती है, तो हम इस गाथा के थ्रू बुद्ध धम्म संघ से क्षमा याचना करते हैं कि हमारा रास्ता सही चलता रहे और हमको माफ़ी मिले और हम आगे और बढ़ते रहे। उसके लिए ये गाथा है, वो हम बोले। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अचियं खममे भन्ते भूरि पय्यो तथागतं। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अचियं खममे धम्मो सन्दिट्टिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कृतं अचियं खममे संगो सुपटिपन्नो पुय्यत्केतं अनुत्तरम्। साधु साधु साधु। तो हमसे जो गलतियां होती है उनकी हमें क्षमा भी मांगनी चाहिए, और इतने अच्छे संस्कार इस घर में हम देख रहे हैं, ये संस्कारों से भरा हुआ घर, और भी लोगों से बातचीत हम करते रहेंगे। देखते रहिए ये तेरा घर ये मेरा घर। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे थे इस परिवार के सभी सदस्यों के साथ, कामले परिवार के सभी सदस्यों के साथ। अब हम बैठे हैं डॉक्टर हर्षदीप कामले जी इनके साथ, इस घर के सबसे होनहार सदस्य और एक बहुत ही सामाजिक उत्तरदायित्व रखने वाले सदस्य। सर, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ये तेरा घर ये मेरा घर। मैं आपसे कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि घर कैसे होना चाहिए, क्या होती है घर की परिभाषाएं?
घर हमारे घर जैसा होना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के संस्कार हो, सब संस्कार लोग है, मिलजुल कर रहे। अच्छे हमारे माता पिता है, हमारे बड़े भैया है, छोटे भाई है, हमारी बहुएं है, जो सब मिलजुल के रहते हैं। हमारी एक सिस्टर पुणे में रहती है, वो भी हर प्रोग्राम को फैमिली फंक्शन में हमेशा आते रहती है। उसके 2 प्यारे बच्चे हैं, हम सब मिलजुल के साथ में रहते हैं। मुझे लगता है कि घर ऐसा होना चाहिए। सर, मैं थोड़ा सा पर्सनल से थोड़ा सा सामाजिक उत्तरदायित्व की तरफ आपको ले जाऊंगा कि आप एक बहुत बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी है और औरंगाबाद म्यूनसिपल के आप कमिश्नर हैं, तो आपके ऊपर तो लाखों घरों की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे घर आपको संभालने होते हैं, तो कैसे संभालते हैं आप इतने सारे घर? अब ये IAS की जो जॉब है, इसमें हमेशा जिम्मेदारी जो रहती है काफ़ी बड़ी रहती है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इसी के साथ में जो अच्छा काम करने का मौका मिलता है, वो मुझे लगता है कि ये सर्विस में सबसे ज़्यादा मिलता है। एक बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अच्छे कर्म, जिसको हम कुशल कर्म बोलते हैं, कुशल कर्म करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। और जब भी ऐसा मौका मिलता है, हमने वो करना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। धम्म में जैसे बताया गया, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमारे आई बाबूजी के जो हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, बाबा साहब के विचारों को मानने वाले हम लोग हैं। तो बाबा साहब के जो विचार थे शिक्षा और दीक्षा के प्रति, शिक्षा का मतलब शिक्षण के प्रति, एजुकेशन के प्रति, जो उन्होंने हमें बताया था कि शिक्षित बनो, पढ़ो, लिखो और काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचो और अपने साथ समाज को भी उसी ऊंचाई पे लेके जाओ। और दूसरा जो दीक्षा के बारे में उन्होंने बताया था कि कोई भी आदमी कितना भी ऊपर जाए, लेकिन वो अच्छा इंसान बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन दीक्षा मतलब धम्म की दीक्षा, बुद्ध धम्म के आचरण से वो आदमी ज़रूर अच्छा इंसान बन सकता है। तो दोनों बातें उन्होंने सिखाई। अपना खुद का पर्सनल लेवल पे जो मटेरियलिस्टिक इम्प्रूवमेंट की हम जब बात कहेंगे, तो खुद का पर्सनल करियर बनाना ये एक बात, और एक अच्छा इंसान बनना ताकि दूसरों की भी हम लोग हेल्प कर सके। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बातें हमारे घर से हमें, हमारे मम्मी पापा से हमें मिली, और इसी आदर्शों पे हम लोग साथ चलने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में चल रहा हूँ, इसलिए मुझे ये काफ़ी सारे जो परिवार है जो नौकरी में भी हमें देखने पड़ते हैं, तो वो बड़ा आसान सा काम हो जाता है। क्योंकि प्रशासन जो है, प्रशासन में हमें सबके कल्याण के बारे में हम लोग सोचते हैं, और बुद्धा ने भी वही कहा है, भवतु सब्ब मंगलम, सबका कल्याण होना चाहिए। इसी प्रिंसिपल पे एडमिनिस्ट्रेशन को मैं जहाँ पे भी जाता हूँ चलाने की कोशिश करता हूँ। सर, हाल ही में हमने देखा 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब का महाप्रयाण दिवस था। उस उपलक्ष्य में आपने एक ब्लड डोनेशन कैंप लिया था। अक्सर हम देखते हैं जब भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है, कुछ डोनेट करने की बात होती है, तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं दिखते, लेकिन एक आश्चर्य हुआ कि 2500 से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हुए। तो ये आयोजन आपने कैसे किया और इसको सक्सेस कैसे किया? जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा जो है हमारे मम्मी डैडी से हमें मिली है। बचपन से जैसे दूसरों को कुछ हमने भी देना चाहिए, हमारे भाभी जी ने जो बताया कि पेइंग बैक टू द सोसाइटी, कम्युनिटी को हम पे बैक करना चाहिए, तो ये संस्कार हमें पहले से मिले हुए हैं। तो मेरे मन में ये विचार था कि 6 दिसंबर को बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में कुछ ऐसा हम लोग काम करें जो सभी समाज के लिए उपयोगी हो। तो मैंने सभी लोगों को वहाँ पे आह्वान किया कि अगर बाबा साहब को 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिन के समय पर अगर सही मायने में अभिवादन करना है, तो अपना खून देकर, मुझे अपना रक्तदान देकर हमने अभिवादन करना चाहिए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसी की ज़िंदगी अगर हम लोग बचा पाते हैं, अपना खून देने से किसी की ज़िंदगी अगर बच जाती है, तो इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता, ऐसा मुझे लगता है। और हमारे धम्म में दान की पारमिता को सबसे ऊंचा बताया, सबसे ऊपर बताया हुआ। मुझे लगता है कि ऐसा दान जिसे करने से अगर किसी आदमी की
जान हम बचा पाते हैं तो ये सबसे बड़ा दान होता है, सबसे अच्छा कुशल कर्म होता है। ये मैंने वहाँ के लोगों को समझा के बताया तो ये उनके दिल को छू गया। और बाबा साहब के नाम पे तो हम लोग वैसे भी काफ़ी कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो एक अच्छा प्रपोजल मैंने उनके सामने रखा, अच्छा संकल्प उनके सामने रखा, जो लोगों ने स्वीकार किया और ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। लगभग 2500 लोगों का एक ही दिन में वहाँ पे रक्तदान हुआ है और लोगों की ऐसे कतारें देखने को मिली वहाँ पर कि हमारा खून लो, हमारा खून लो। काफ़ी महिलाएं भी उसमें आई थी, तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि 6 दिसंबर को वैसे भी हमारे पास में कोई अच्छा संकल्प नहीं है, मुझे लगता है कि एक अच्छा संकल्प ये साबित हो सकता है। सर, और एक बड़े पर्व के साथ आपका नाम जुड़ता है जिसे हम समता पर्व कहते हैं। अभी समाज में देखे जाए तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समतामूलक संविधान, और उसी समता को पकड़कर आपने समता पर्व का निर्माण किया। जाति जाति में समाज बटा है, पंथों में बटा है, भाई भाई के साथ समता का व्यवहार नहीं करता है, और ऐसी स्थिति में आपने समता पर्व को निर्माण किया और यहाँ तक लाया, तो ये कैसे कर पाया आप? समता पर्व की शुरुआत मैंने जब यवतमाल में कलेक्टर था तब से मैंने की है। अब प्रशासन का ये काम भी होता है कि विभिन्न समुदायों में, विभिन्न जातियों में एक अच्छा, जिसको हम सामाजिक अभिसरण बोलते हैं, उसकी प्रक्रिया को लाना, लेके आना, एक दूसरे में झगड़ा ना हो ये देखना, लॉ एंड ऑर्डर देखना, ये भी हमारा काम होता है। और मैंने हमेशा से ये देखा है कि बाबा साहब ने जिसने भारत देश के लिए संविधान लिखा है और सभी सिटीजन्स के, भारत के सभी सिटीजन्स को राइट्स के मामले में उन्होंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पर बात कही है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये संविधान में सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो लेकिन हमने ये देखा कि बाबा साहब के बारे में दूसरे जातियों में, दूसरे समुदाय में काफ़ी नेगेटिव भावना है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो काम किया है, सबके लिए किया है, ये सबके सामने जाना चाहिए, सबको वो पता होना चाहिए। और सभी समुदाय जो है, जैसे राज्य घटना में लिखा है, सभी समुदाय की यूनिटी हो, वैसे ही यूनिटी करने की मैंने कोशिश की। और मुझे ये बताते हुए अच्छा लगता है यहाँ पर कि महात्मा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, इनके जयंती का हमने जो उत्सव वहाँ पर मनाते थे, लगभग 6-7 दिन का प्रोग्राम होता था, उसको समता पर्व के नाम से हम लोग चलाते थे। उसमें सभी जातियों के लोग वहाँ पर आते थे और अपने मन की बात वहाँ पर रखते थे। काफ़ी सारे लोगों का कहना ये भी था, दूसरे समुदायों का, कि हमें ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला खुद को एक्सप्रेस करने का। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत वहाँ से हुई है, जिसको हम मैत्री भावना बोलते हैं। वो मैत्री भावना की शुरुआत वहाँ से हुई है। उसका बहुत अच्छा मैसेज जो है हर समुदाय में वहाँ पर गया है। और फिर अभी काफ़ी सारे जिलों में, जैसे अकोला है, अमरावती है, चंद्रपुर है, इन जिलों में भी उस टाइप के कार्यक्रम अभी चालू हो गए हैं। मुझे सही मायने में थोड़ा सा मैं बाकी भी समुदायों के साथ में हमेशा से जुड़ा रहता हूँ, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है, वो कोई भी जाति का रहे, धर्म का रहे, उसकी हमने मदद करनी चाहिए। इस बात को मैं हमेशा से मानता हूँ और वही करने की मैं कोशिश करता हूँ। सर, और एक सवाल कि आज आप जिस मुकाम पर है, ये तो बहुत हमारे लिए भी गौरव की बात है कि ये पूरी फैमिली, आप खुद इस बड़े मुकाम पर है। मगर जैसे हम जानते हैं कि जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं था, बहुत गरीबी से आई बाबूजी ने सामने आकर काम किया और ये बड़ा संघर्ष रहा। तो किस परिस्थितियों में जाकर आपने इस मुकाम को हासिल किया? जैसा कि हमारे आई बाबूजी ने बताया, हमारे आई ने बताया कि कितने मुश्किलों का सामना करके वो लोग आगे बढ़े। हमारे बाबूजी तो ज़्यादा बात नहीं करते, हमें बताते नहीं है, लेकिन हमें पता है कि जब उनका एजुकेशन खुद का पूरा करना था तो गांव से वो 8 किलोमीटर पैदल जाते थे। इसमें उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की है। हमारे मम्मी जी के भी हालात तब घर के ठीक नहीं थे, तो भी लेकिन उन्होंने लगन के साथ में कि नहीं, मुझे ये करना ही है। ये बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। और हमें भी, हमारे ऊपर भी यही संस्कार थे, चाहे कुछ भी हो जाए, कि आप अपनी शिक्षा के प्रति हमेशा से सजग रहना। हमारे बड़े भैया जो है वो हमारे काफ़ी आदर्श है। उनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत हमारे घर में सबसे होशियार और जिम्मेदाराना व्यक्तिमत्व ऐसे हमारे भैया है।
उनके बारे में मैं ये एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी दिख रहा है, हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। हमारे पास में जैसे पैसे की भी कमी रहती थी, तो हमारी मम्मी ने टेलरिंग का कोर्स किया ताकि दूसरों के कपड़े सिला के फिर हमारे शिक्षा के लिए हमें पैसे भेज पाती थी, क्योंकि पिताजी के पैसे कम पड़ते थे। हमारे भैया ने भी टेलरिंग का कोर्स कंप्लीट करके खुद के पैंट और शर्ट वो खुद सिलाते थे। तो ये देखिए कि अभी जो दिख रहा है आपको, ये पहले से ऐसा नहीं था। तो इसके पीछे कोई भी, हमारे जैसे बहुत सारी फैमिलीज है जो आगे आई हुई है, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री जो है, वो स्ट्रगल जो है, ये हमने पता रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये हमें पता लगना चाहिए कि पीछे क्या था, अब क्या हुआ है। लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है, जो लगन है जिसके साथ में, और जो संस्कार हमारे ऊपर हुए हैं, उसको साथ में लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। और मेरा ये मानना है कि अगर हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो बाकी भी अच्छी चीज़ें अपने हमारे साथ में जुड़ते जाती है। जैसे हमारी भाभी जी हमारे साथ जुड़ गई है, एक बहुत अच्छी इंसान हमारे घर में आ गई, उसके कारण और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमारे घर में होते गई। हमारी अभी 2 छोटी बहू है, रत्नदीप की वाइफ स्वीटी, संदीप की वाइफ दीपा। तो जैसे ये समझो कि हमारे घर में अभी और 4 चांद लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जैसे स्वदीप है, हमारे घर में सबसे छोटा है, बहुत ही नॉटी है, नटखट है, लेकिन मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत होशियार है। और हमें गर्व है कि वो हमारी जनरेशन, आगे की जनरेशन भी हमारी अच्छी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है, विश्वास है। हमारी सिस्टर जो पुणे में रहती है, उसके भी 2 बच्चे हैं, आयुष और खुशी। खुशी तो अभी जापान में जाके आई है, इंडिया को उसने रिप्रेजेंट किया है कार्ड गेम में। तो और हमारा ये सब घर में जो सबसे बड़ा लड़का है, हमारे भैया का लड़का अंशुल, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, तो वो एस्ट्रोफिजिक्स, उसको तो साइंटिस्ट बनना है जी। तो ये जो कॉन्फिडेंस हम लोगों में आपको जो देखने को मिलता है, ये हमारे माँ बाप ने हमें दिया है, जो बड़े भैया में आया। फिर बड़े भैया ने हमें हमारी इसमें वो लाके दिया। उन्होंने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको मैं कभी किसी चीज़ की कमी पड़ने नहीं दूंगा। आज भी वो अमेरिका में रहते, फिर भी हमारे ऊपर उनकी नज़र हमेशा से रहती है। कुछ भी ज़रूरत हमें पड़ी तो वहाँ से वो बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो ये हमने जो स्ट्रगल देखा हुआ है, जिन छोटे छोटे चीज़ों से हम लोग काफ़ी गुजर चुके हैं, तो उसके कारण हमारा ये खून का रिश्ता है और बहुत मजबूत हो गया है। और इसी के कारण हम लोग हमेशा से साथ में रहते हैं। अब जैसे बाकी फैमिलीज में थोड़ा सा तू मैं हो जाती, वैसे हमारे भी इसमें होती है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो ये बंधन है, ये बंधन बहुत अटूट ऐसे बंधन बन गया है। जैसे अभी हमने हमारे मम्मी डैडी की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी सबने मिलके बड़े खुशी के साथ में हमने वो मनाया है। हमारा ओरिजिनल गांव जो बेला भंडारा जिले में है, वहाँ पे ही हमने सेलिब्रेट किया है। तब हम लोग सब इकट्ठा साथ में बड़ी खुशी के साथ में हम लोग सब साथ में थे। बहुत ही यादगार हमारे ज़िंदगी के ये पल रहे हुए हैं जी। जैसे हम देखते हैं, आपने जैसे कहा कि बड़ी बहन जो है वो पुणे में रहती है, बड़े भाई यूएस में रहते हैं और आप औरंगाबाद में हैं, और ये पूरा परिवार जो हमें अलग अलग जगह पे दिखाई देता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि ये पूरा परिवार एक रेशम सी मजबूत डोर में बंधा है। तो इस परिवार को ये मजबूती जो मिली है, वो किस वजह से मिली है? मुझे लगता है कि ये जो हमारे ऊपर अच्छे संस्कार हुए, उसी की वजह से हम लोग सब एक डोर में अच्छे से बन गए हैं। और ये संस्कार देने वाले जो है वो हमारे माता पिता हैं, और ये हमारे माता पिता ही सब लोगों को इकट्ठा बांध के रखने में सफल हुए हैं। उन्होंने ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। हमारे पिताजी खुद के लिए घर नहीं बना पाए, क्योंकि पूरा पैसा जो है हमारे ऊपर उन्होंने डाल दिया। लेकिन आज इतना ये सुंदर घर, जो हमारे भाई है संदीप, जो आर्किटेक्ट है और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में स्पेशलिस्ट है, उन्होंने ये इतना सुंदर घर बनाया है। और इसमें हमारे मम्मी डैडी रहते हैं। मैं तो अभी काम की वजह से यहाँ पे आ नहीं पाता। हमारे बड़े भैया भाभी जी अमेरिका में रहते हैं, वो आ नहीं पाते। लेकिन हर साल कुछ ना कुछ फंक्शन होता है तो वो आते रहते हैं। और एक अलग वातावरण, बहुत अच्छा वातावरण हमारे घर में उनके आने से, बाकी भाइयों के आने से खुशियों का माहौल यहाँ पे हमेशा रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माता पिता ही
सेंट्रल फोकस है जिसके कारण हम लोग सब बंधे हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये बंधन जो है हमेशा से ऐसे ही रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये जो समाज में हम विभक्त होने की प्रक्रिया देखते हैं, कुटुंब में, व्यक्तियों में विभक्तता आ जाती है, तो आप सर समाज को क्या प्रबंध देना चाहेंगे इस अवसर पर? विभक्त का मतलब जो है मुझे लगता है कि हमने, जैसे एक हमारी बड़ी फैमिली है और मैंने बोला है कि छोटे मोटे डिफरेंसेस हमेशा रहते ही हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस के पीछे क्या कारण है इसके डिटेल में हमने जाना बहुत जरूरी है। और मैंने देखा है कि बहुत छोटे छोटे कारणों की वजह से मन में कटुता आ जाती है, तो ये छोटे छोटे कारण को हमने नज़रअंदाज करना चाहिए और पीछे हमने कितना स्ट्रगल किया है वो देखना चाहिए, क्योंकि एक फैमिली में अगर हमने जन्म लिया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य है। जैसा धम्म में बताया गया है कि कोई भी चीज़ बिना कारण के नहीं होती। आप एक फैमिली में आपने जन्म लिया है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अगर आप इकट्ठा रहते हो तो काफ़ी कुछ आगे मिल के आप कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले फैमिली आती है, उनका रिश्ता सबसे पहले आता है। तो ये जो आगे जाने की बात है और अच्छा काम करने की बात है, हम लोग मिलजुल के रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। मिलजुल के रहना इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही घर में रहना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आप अलग अलग घर में भी रह सकते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों के दिल जो है ये हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहने चाहिए। आपने हमेशा से एक दूसरे के प्रति जो है हमेशा, एक छोटा रहे या बड़ा रहे, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और सबसे अहम बात जो होती है वो पैसा नहीं, पैसा लोग बहुत बोलते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका इम्पोर्टेंस ज़िंदगी में मैं भी मानता हूँ, लेकिन पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो टाइम है। अगर आप अपना वक्त फैमिली को दे पाते हो, माता पिता को देते हो, अपने भाइयों के साथ में बिताते हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ आपको पैसे से कहीं मिल पाएगी। तो ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा ये टाइम अगर आप अपने फैमिली में बिताते हो, उनको देते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी जो फैमिली है वो साथ रहने में काफ़ी मदद हो जाएगी। क्योंकि एक दूसरे के मदद करना, एक दूसरे के दुखों को शेयर करना, इसी से मुझे लगता है कि आपस का प्यार जो है वो बढ़ते जाता है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते ही रहते हैं, हमारे घर में भी है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि उससे हमें जो आगे जाने की संस्कार जो मिले हैं वो रुक नहीं सकते। तो इसलिए हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी हमारे छोटे भाइयों को भी हम लोग कुछ, जैसे आप सरमन बोल सकते हो, उपदेश बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे भी हम लोग देते रहते हैं। हमारी भाभी जी में बहुत अच्छा कन्विंसिंग स्किल है, तो वहाँ पे भी वो अमेरिका में भी बहुत अच्छी मैनेजर करके काम करती है। तो चाहे कितना भी स्लो डाउन अमेरिका में रहे, लेकिन उनको जॉब की कभी कमी नहीं रहती है। तो वो हमें हमेशा से उधर से भी कन्विंस करते रहती है, कुछ अच्छी चीज़ें हमें बताते रहती है। तो एक अच्छा परिवार इस ढंग से जो एक दूसरे की कमियां को स्वीकारते हुए एक दूसरे का रिस्पेक्ट करता है, मुझे लगता है कि अगर ऐसा हमने किया तो हम लोग सभी मिलजुल के रह सकते हैं और सभी फैमिली जो है वो सुख से और खुशी से रह सकती है। दोस्तों, हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर हर्षदीप कामले जी से, और एक अच्छा आदर्श, अच्छे संस्कारों की बात हमने यहाँ पे सीखी। फैमिली कैसी होनी चाहिए, उसका सामाजिक उत्तरदायित्व कैसे होना चाहिए, ये भी हमने सीखा। कैसे अलग अलग जगह में रहकर भी हम एक प्यार की डोर से बंधे रह सकते हैं, इसका अनुभव भी हमने इस घर से लिया। देखते रहिए ये तेरा घर ये मेरा घर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं कार्यक्रम ये तेरा घर ये मेरा घर। और दोस्तों, हम आज जिस छत के नीचे बैठे हैं, ये छत है कामले परिवार की। ये संस्कारों की छत है, ये आदर्शों की छत है, और इसी आदर्शों को आगे हम बढ़ा रहे हैं। हम पूरे परिवार के साथ, आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा परिवार, कामले परिवार हमारे साथ बैठा है, और ये कार्यक्रम है तेरा घर ये मेरा घर। एक छोटा सा गेम हम खेलेंगे, हम जानेंगे कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, और कुछ सवाल इसमें मैं इस सदस्यों से पूछूंगा और जिनके जवाब इन्हें देना है। तो सबसे पहला जो सवाल है वो मैं संदीप जी से पूछूंगा। संदीप जी मेरे भाई और बैठे हैं और आर्किटेक्ट हैं, बड़े बड़े विहार बनाते हैं। पहला सवाल, संदीप जी, आपकी जो सिस्टर है पुणे में रहती हैं, उनका नाम ममता जी है, तो आप उनका पूरा एड्रेस बता पाएंगे? हाँ, अभी रिसेंटली उन्होंने एलोरा स्कीम में नया फ्लैट लिया है। वो
उंदरी एरिया में है और हिल्स डेल्स उनका नाम है और उनका बिल्डर जो है कुलते पाटिल। क्या बात है, हम तालियां हो जाएंगे। पूरा जो एड्रेस है इन्होंने बताया। मैं दूसरा जो प्रश्न पूछूंगा वो रत्नदीप जी से है। रत्नदीप मेरे इस साइड बैठे हैं। रत्नदीप जी, आपके जो बड़े भैया है रक्षित जी और आपकी भाभी जो है, उनका मैरिज की जो तारीख है क्या बता पाएंगे? 11/2। रक्षित जी, क्या ये तारीख बराबर है? 11/2 सन नहीं है, 11/2 ईस्वी सन 11/9 तो साल जी। रक्षित जी, आप बताइए, ये जो तारीख बताई गई है 11/2, ये क्या बराबर है? वक्ती है। आपको याद नहीं है अपनी तारीख? मुझे तो लगता कि मेरी शादी ही नहीं हुई। क्या बात है, क्या बात है। सही। हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। स्वदीप हमारे साथ एक नन्ना मुन्ना मेहमान, इस घर का एक शरारती जो सदस्य है वो इस जगह पे बैठा है। मैं आई से पूछूंगा कि इनका जो नाती है स्वदीप, इनका जन्म की तारीख क्या है? 26 नवंबर। क्या बात है स्वदीप जी, संविधान संविधान के दिन आप जन्मे थे। आपकी दादी ने जो बताया बराबर है? हाँ मन क्या बात है? सांग दो तुझे सांग दिन के दिन ही सांग। स्वदीप जी का जन्म हुआ। जन्म तारीख सांग, डेट सांग। क्या बात है, ये सही हमें मिला है। यूएस में इस घर के एक सदस्य है अंशुल। सॉरी, यूएस में इस घर के एक सदस्य है अंशुल, और वो पढ़ाई कर रहे हैं। उनका एक ख्वाब है कि वो जिंदगी में क्या बने। तो मैं अर्शदीप सर से पूछूंगा कि उनका जो ख्वाब है वो क्या है? ख्वाब जरा बदलते रहते हैं, क्या बदलते? फटाफट बदलते रहते लेकिन हैं। इस वक्त एक लेकिन अभी टारगेट इस वक्त रखा उसका है। जो ख्वाब है उसको एस्ट्रोफिजिस्ट में काफी इंटरेस्ट है और वो चाहता है कि बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने। ये विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पता लगे। अब इसके बाद में वो आगे क्या करने वाला है पता नहीं, लेकिन यहाँ तक मुझे पता है। जी, हम एक छोटा सा गेम खेल रहे थे और उस गेम में हम ये जानना चाह रहे थे कि एक दूसरे के प्रति हम परिवार में रहते हैं कितनी जानकारी है। हमने पहला प्रश्न संदीप जी से पूछा, दूसरा रत्नदीप जी से पूछा, तीसरा रक्षित जी से पूछा, चौथा हमने आई से पूछा और पांचवा प्रश्न हमने डॉक्टर हर्षदीप कामले जी से पूछा। और पांचों प्रश्नों के जो जवाब है वो हमें 100% 100% सही मिले हैं और इसके लिए हम तालियां बजाएंगे सभी। इतनी जानकारी हम एक दूसरे के साथ रखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम बनना चाहते हैं, हमारी क्या तिथियां है, ये सब हम ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छा संस्कार हमारे कुटुंब पर रहेगा और एक अच्छा आदर्श इस परिवार से हम ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। अक्सर हम जब फैमिलीज में जाते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में हम कार्यक्रम शुरू रहता है तो इस परिवार के जो कर्ता रहता होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उनसे दो चीज़ें हम पूछते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि हम उनसे पूछते हैं कि उनके परिवार में एक दुखद ऐसी घटना जो घटी हो, लेकिन उन घटना से न डरते हुए एक उसका सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, परिवार को हम आगे ले जाते हैं। एक ऐसी घटना हम इनसे पूछेंगे और साथ ही में खुशी के कुछ पल, खुशी की कुछ घटनाएं भी हम इस परिवार के मुखिया जो हैं उनसे पूछेंगे। ये इसलिए कि हर घर में सुख दुख लगा रहता है और सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहता है। तो आई मैं आपसे पूछूंगा कि क्या है इस घर में ऐसा कौन सा दिन या ऐसे कोई घटना है जो लगे कि फिर से इस घर में ना हो, ऐसे कोई दुखद प्रसंग आपने देखे हैं? मैंने तो शादी हुई तब से तो मैं दुखी दुख बहुत घटनाएं मैंने देखी हूँ। सिर्फ ये घटना मैं बताना चाहती हूँ। एक बार ऐसा समय था कि मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे और मैं क्या करूँ मैं समझ में नहीं आता था। मेरे नाक में सोने का खड़ा था छोटा वाला, तो मैं क्या करूँ, बाबूजी को भी पैसे नहीं थे उनके पास, मेरे पास भी नहीं थे। तो मेरे नाक का खड़ा 70 रुपए में बेचकर वो काम घर में जो लाना था वो लाई। ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी दुखद घटना थी कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी, किसी से मांग भी नहीं पाती थी क्योंकि उनके पास भी नहीं था। इसलिए मैं क्या करूं, इसलिए मैं वो बेच के वो की। तब से मैंने सोची थी नहीं कुछ तो भी करना चाहिए और तब से मैं ये सीखी कि कुछ तो भी कह पाऊंगी।
ये मेरे जीवन में बहुत सारी घटना बहुत सारी है कि मैं बता नहीं पा सकती, बहुत घटनाएं। काफी संघर्ष आपने किया है अपने जीवन में, आप दोनों ने मिलकर इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद इस तरह से आपने ये किया है। आपसे पूछूंगा रक्षित जी कि आपके जीवन में ऐसी क्या घटना घटी? दुखद घटना का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, बट कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसके कारण हमारे जिंदगी को एक नया मोड़ मिला और उससे हमने हमारे जीवन का लक्ष्य साधने की कोशिश की। मुझे याद है कि जब मैं नौकरी पे लग गया था और छोटा भाई जो MBBS करता था तो हॉस्टल में रहते थे, तो उनका हर महीने का जो फीस रहती थी तो वो देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मेरे कॉलेज के जो दोस्त थे, मेरी कभी सैलरी भी नहीं थी, तो कॉलेज के दोस्त से मैंने पैसे मांगे थे। मेरे छोटे भाई का तो उनसे मैंने पैसे के लिए रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मुझे पैसे लाके थे। वो कॉन्ट्रैक्टर थे, तो कॉन्ट्रैक्टर थे तो उन्होंने 1-1 रुपये की नोट और 2-2 रुपये की नोट मुझे दी वो टाइम पे, और मैं वो करीब 4 घंटे गिनता रहा कि मुझे 2000 और 3000 रुपये देने थे उनको दिए भी। तो मेरे मन में ठानी थी कि पैसा भले ही महत्वपूर्ण नहीं है, बट ऐसा दिन हमारे जिंदगी में कभी नहीं आया कि जो मुझे किसी को पैसे मांगने पड़े और उसको वापस करने के लिए मुझे 1-1 रुपया गिनती करना पड़े। वो एक मेरे जीवन का एक बड़ा दुखद क्षण नहीं था, बट एक चैलेंजिंग क्षण था जहाँ पर मैंने मेरा निश्चय किया था कि आगे बढ़ के पैसे जरूर कमाऊंगा और अपनी फैमिली के लिए इतना कमाऊंगा कि मुझे किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं है। और मैंने इसी तरह से वो संस्कार अपने भाई में देने की कोशिश करी और आपको देख रहे हैं उसी शायद मेहनत का फल है। हम उस फल को देख रहे हैं, उस मेहनत को भी देख रहे हैं। खुशियाँ तो हर घर में आनी चाहिए, रहनी चाहिए बहुत काल तक। इस घर में भी कुछ खुशियाँ रही होगी, तो आई क्या खुशी के, आपके लिए क्या खुशी के क्षण थे? मेरे लिए पहला क्षण खुशी का ये था, शादी होने के बाद जब मुझे पहला बेटा पैदा हुआ, बड़ा वाला, तब इतना मुझे खुशी हुई कि बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने भाई भी नहीं देखी थी, माता भी नहीं देखी थी। और पहला बेटा जब मुझे पैदा हुआ, स्त्री के जीवन में पहला सुख क्या होता है? मातृत्व का, माँ बनना, ये सबसे बहुत खुशी हुई। और दूसरी खुशी जब मेरे बेटे को नौकरी लगी, तब मुझे इतनी खुशी हुई कि अब मेरी गरीबी तो सही में दूर हो जाएंगी, आत्मविश्वास था। ये सबसे बड़ी खुशी हुई दोनों। और ये तीसरी खुशी तो आपको तो मालूम है, 85 साल गिरा, सब बेटे ने मिलकर एक साथ बनाए। मुझे ऐसा लगा कि मेरी दोबारा शादी हो रही है, जो मैंने पहले कभी सोची ही नहीं थी। क्या क्या फीलिंग, क्या जब मैं वो काम बैठी थी वहाँ हॉल में, तब मैं सोचते ही रही थी ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रही, सही में है क्या कि ख्वाब देख रही, कभी सोची नहीं थी। वो मेरे बेटे ने करके दिखा रहे। बहुत सारी खुशियाँ मेरे बेटे से ही मिली और बेटे से मैं पहचानने लगी हूँ कि इनकी माँ हो। बस यही सबसे बड़ी खुशी है मेरे जीवन में। दोस्तों, इस पूरे हरे भरे परिवार के साथ हम लोग ने कुछ वक्त बिताया, कुछ दुखद बातें सुनी, कुछ सुख की बातें हमने यहाँ पे जानी, संस्कारों के बारे में जाना, कुछ आदर्शों के बारे में जाना। और एक बड़े संघर्ष के बाद ये पूरा परिवार आज इस मुकाम पे है कि पूरे समाज को ऐसा लगता है कि परिवार हो तो कामले परिवार जैसा। आप देख रहे हैं ये तेरा घर ये मेरा घर। अगले एपिसोड में किसी और परिवार के साथ आपको हम मिलवाएंगे। देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी पर ये तेरा घर ये मेरा घर।